हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है डायलिसिस। आपने डायलिसिस के बारे में सुना होगा आपके रिलेटिव फ्रेंड्स सर्कल में या फिर आपके नेबर्स में, क्या उसका डायलिसिस होने वाला है या उसका डायलिसिस हो गया है। तो डायलिसिस है क्या, ये किस कारणों से होता है और इसके क्या एडवांटेज है डायलिसिस होने के बाद में, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या डायलिसिस करने का क्या उद्देश्य है डॉक्टर का, और ये कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि सब डायलिसिस के नाम से घबराहट होती है, एकदम से डॉक्टर बोल देता है कि आपके पर्सन का कल डायलिसिस करना पड़ेगा। कंपेनियर पेशेंट डर जाते हैं कि डायलिसिस होता क्या है। तो उसके लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डायलिसिस ईजी वे में, डायलिसिस का टॉपिक। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डायलिसिस की डेफिनेशन होती क्या है। तो डायलिसिस इज़ अ प्रोसेस और वी कैन से डैट it is suitable for kidney, so remove waste material from blood when kidney stop working properly। डायलिसिस होता क्या है, हमारी किडनी का काम क्या रहता है बॉडी के अंदर। हमारी किडनी का काम क्या रहता है, फिल्ट्रेशन का। हमारे जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको क्या करती है, ब्लड से सेपरेट करती है, ठीक है, फिल्टर करती है। और जो अच्छा ब्लड रहता है उसको तो क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर फिल्टर होता रहता है, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी समस्या या कुछ ऐसी प्रॉब्लम के कारण हमारे जो शरीर की जो किडनी है वो अपना काम सही से नहीं कर पाती या बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है। उस कंडीशन में ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करने में वो असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर ब्लड के साथ वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। तो उसके कारण बॉडी के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, ओवरलोड हो जाता है फ्लूइड का, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। उसका ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, क्रेटिन बढ़ जाता है, जिसके कारण डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। अब डायलिसिस के इंडिकेशन क्या है, मतलब कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसको डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए डायलिसिस किया जाता है। फ्लूइड का ओवरलोड, अगर जैसे किसी पर्सन का फ्लूइड का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, ठीक है, और किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है या दबाव पड़ रहा है, उस कंडीशन में डायलिसिस करके फ्लूइड का ओवरलोड को कम किया जाता है। अक्यूट पॉइजनिंग, अगर मान लो किसी पर्सन ने पॉइजन खा लिया, मतलब जहर खा लिया, अब जहर पूरे ब्लड के अंदर फैल चुका है, तो उस कंडीशन में डायलिसिस के थ्रू ब्लड को बाहर निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है, पॉइजन को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद जो शुद्ध ब्लड होता है उसको बॉडी के अंदर वापस भेजा जाता है। रीनल फेलियर, अगर किसी पर्सन की किडनी ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उस कंडीशन में किडनी अपना काम नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में पर्सन का डायलिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो इसके ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है डायलिसिस। जैसे अगर ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ गया है या फिर क्रेटिन बढ़ गया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो इसको कम करने के लिए डॉक्टर डायलिसिस करते हैं। ये डायलिसिस किसी पर्सन में एक किया जाता है, किसी में 2 या किसी में 3, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सैचुरेशन, कि इसका ब्लड यूरिया कितना बढ़ा है, कितना डॉक्टर को कम करने के लिए डायलिसिस करना पड़ेगा। ब्लड में एक्सेसिव फ्लूइड रिमूव, अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हुआ है, अधिक मात्रा के अंदर फ्लूइड जमा है, तो उसको ब्लड को और फ्लूइड को दोनों को सेपरेट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। अब बात करते हैं कि डायलिसिस के कितने मेथड होते हैं। मतलब ब्लड, तो ब्लड के थ्रू जो डायलिसन किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस के अंदर करते क्या है, हीमोडायलिसिस के अंदर पेशेंट या पर्सन का जो ब्लड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालकर एक डायलेजर मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। उस मशीन में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, और वो मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको तो क्या करता है, या वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो फ्लूइड है ब्लड के अंदर उसको सेपरेट करता है, और जो फिल्टर हुआ हुआ ब्लड है वो वापस क्या करता है, बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस के अंदर क्या क्या सिचुएशन होती है। तो हीमोडायलिसिस है, अगर किसी पेशेंट का हीमोडायलिसिस चल रहा है तो उसको एक डायलिसिस के अंदर टाइम लगता है 4 से 6 घंटे,
मिनिमम 4 से 6 घंटे तो कम से कम लगते ही है डायलिसिस ओवर होने में। दूसरा है कि 1 वीक के अंदर 3 बार डायलिसिस किया जाता है। अब हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर किसी पर्सन को हीमोडायलिसिस बार बार हो रहा है तो अब उसकी समस्या क्या क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शन की। अगर किसी पर्सन को हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस चल रहा है तो उस कंडीशन में पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस 100% रहते हैं, क्योंकि जब ब्लड को बॉडी से निकाल कर एक मशीन में डाला जाता है, ठीक है, तो ब्लड को बाहर निकाला तो बाहर निकालने पे एक तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। दूसरा, बॉडी के अगर आपने स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं करी है उस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, पेशेंट को इन्फेक्शन दोगे। इस कंडीशन में ब्लड के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो पेशेंट को सेप्टिसेमिया होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड, हाइपोटेंशन। जब डायलिसिस होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट का बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब भी पेशेंट का डायलिसिस करते हैं तो डॉक्टर मॉनिटर करके रखते हैं कि पेशेंट का बीपी कितना है। अगर पेशेंट का बीपी 130 80 आ रहा है, मतलब सिस्टोलिक 130 आ रहा है, डायस्टोलिक 80 आ रहा है, तो पेशेंट का डायलिसिस किया जा सकता है। अगर पेशेंट का 90 और 60 बीपी आ रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट का डायलिसिस नहीं किया जाता, पहले बीपी को बढ़ाया जाता है। अगर इन केस किसी पेशेंट को इमरजेंसी है, उसका बीपी कंटिन्यू डाउन चल रहा है लेकिन उसका डायलिसिस करना भी इमिडिएटली है, ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को डोपामिन की ड्रिप के साथ भेजा जाता है डायलिसिस में और पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है। अब बात कर लॉस ऑफ ब्लड। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है लॉस ऑफ ब्लड। जब शरीर के ब्लड को एक डायलिसर मशीन के अंदर डाला जाता है, इलेक्ट्रिक तरीके से फ़िल्टर किया जाता है, तो उस समय कुछ ब्लड का लॉस भी होता है, तो इसके कारण खून की कमी भी होती है। आप हीमोडायलिसिस जब करते हैं तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एक सर्जरी करते हैं। वो सर्जरी या तो हाथ के थ्रू होती है या चेस्ट में की होती है। मोस्टली डॉक्टर क्या करते हैं, हाथ के अंदर ही करते हैं। हाथ में भी कौन सा हाथ, नॉन डोमिनेट वाला। नॉन डोमिनेट मतलब अगर कोई पर्सन है जो सीधे हाथ से काम करता है, सीधे हाथ से ही लिखता है, तो उसका जो फिस्टुला बनता है, जो सर्जरी होती है, वो किस हाथ में होगी, लेफ्ट हाथ में। अब इसमें क्या होता है पर्सन की, ये तो है आर्टरी और ये है वेन। अब आर्टरी और वेन इन दोनों को कट किया जाता है और कट करने के बाद में यहाँ पर एक पाइप जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जो हाथ के अंदर नॉन डोमिनेटेड हैंड, जो आप मतलब जो कोई पर्सन है जो राइट हैंड से लिख रहा है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट हैंड में फिस्टुला बनाएंगे, ठीक है। इस सर्जरी के अंदर क्या होता है कि हाथ के अंदर जो वेन होती है और आर्टरी होती है, दोनों को आपस में कट करके एक ट्यूब कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्यूब कनेक्ट करते हैं और इस सर्जरी को बोलते हैं फिस्टुला। अब इस ट्यूब से क्या करते हैं, एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और बॉडी का जितना भी फ्लूइड होता है उसको डायलिसिस मशीन के अंदर डाला जाता है और डायलिसिस मशीन के बाद में जो फिल्टर हो जाता है ब्लड को, उसके बाद वापस इस हैंड के थ्रू, आर्टरी और वेन के थ्रू बॉडी के अंदर डाला जाता है। आर्टरी और वेन को आपस में कट करके इसलिए जोड़ा जाता है कि दोनों से प्रेशर से ब्लड को बॉडी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। अब किसी पर्सन का डायलिसिस चल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो इसकी सर्जरी उल्टे हाथ में हुई है, लेफ्ट हैंड में हुई है, वहाँ पे फिस्टुला बना है, तो उस हाथ से कभी भी बीपी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बीपी कफ को बांधते हो और प्रेशर देते हो पंप का, तो उस चांस के अंदर क्या रहता है, ये जो वेन का जो आपने ट्यूब लगाई है ये यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से खुल जाएगी। अगर ये यहाँ से खुल गई तो आर्टरी में से और ब्लड में, आर्टरी और वेन दोनों में से क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, जिसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग लॉस हो सकती है, पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर के बारे में। हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर की, तो ये जो हाथ है, हाथ के अंदर जो फिस्टुला बनाया जाता है, तो एक साइड में तो एक साइड में कैथेटर लगाते हैं, जिसमें से बॉडी का जितना भी ब्लड है उसको सबको बाहर निकाला जाता है और ये ब्लड यहाँ से निकलता हुआ कहाँ जाता है, एक डायलिसिस मशीन के अंदर,
और इस डायलिसिस मशीन के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, वो पृथक करता है या सेपरेट करता है ब्लड से। और इसके यहाँ पे ये जो एक चैम्बर लगा हुआ रहता है, इससे क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी रहता है वो सब क्या होता है बाहर निकलता रहता है, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो क्या होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर घुल के फ़िल्टर हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो फ़िल्टर हुआ ब्लड है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, हैंड के अंदर एको ट्यूब कनेक्ट होती है, उसके अंदर फ्रेश ब्लड जाता है। अब बात करते हैं जब बॉडी में से ब्लड को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है बॉडी में से जैसे फ्लूइड बाहर निकलता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण क्या होता है, प्लाज्मा का मेन काम क्या रहता है कि खून का थक्का बनाना या खून को गाढ़ा करना। तो जैसे ही ब्लड को बाहर निकाला तो उस कंडीशन में क्या होता है खून का जमना या गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो डायलिसिस मशीन होती है यहाँ पे एक इंजेक्शन कनेक्ट होता है जिसके अंदर हेपरिन सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, जो कंटिन्यू के अंदर हेपरिन सॉल्यूशन ब्लड के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि ब्लड क्या हो पतला हो और इजीली क्या हो मशीन के अंदर जाके बॉडी के अंदर वापस फिल्टर हो सके। इस जगह लगा रहता है एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्सर। अब बॉडी में से आपने फ्लूइड को रिमूव करने के लिए आपने बॉडी में से ब्लड को निकाला, ठीक है। अब निकालने के बाद में आपने क्या करा, जितना भी ब्लड है इस मशीन के अंदर डाला। अब इस मशीन के अंदर फ़िल्टर हो रहा है ब्लड, तो फ़िल्टर होने के कारण थोड़ा बहुत ब्लड जलता भी है जिसके कारण ब्लड लॉस भी होता है, और ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह उन सब की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन लगा हुआ रहता है जो क्या होता है जब फ़िल्टर होकर जब वापस बॉडी के अंदर ब्लड जाने वाला होता है उस समय आर्टिफिशियल तरीके से इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद में ये बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ये तो हुआ हीमोडायलिसिस की। अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस क्या है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। पेरिटोनियल मेथड की। पेरिटोनियल मेथड के अंदर जो प्रोसीजर किया जाता है वो यह है कि जो पेट रहता है, ठीक है, पेट की जो पेरिनियल लेयर होती है वहाँ पे ऑपरेशन के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और वो कैथेटर के थ्रू क्या किया जाता है, ये डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ये पेट है यानी अब्डोमल है, अब्डोमल से एक सर्जरी की जाती है और सर्जरी करने के बाद में यहाँ पर एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर एक ट्यूब कनेक्ट रहती है, ठीक है, और जो ट्यूब के साथ में एक बैग अटैच रहता है और इस बैग के अंदर भरा हुआ रहता है मेम्ब्रेन फ्लूइड, और इस बैग की जो हाइट रहती है ये पर्सन के शोल्डर के बराबर रहती है। मतलब या तो आप IV स्टैंड पे भी इस बैग को रख सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है मेम्ब्रेन फ्लूइड, इसको क्या किया जाता है इस कैथेटर के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। अब जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये फ्लूइड जाता है तो ये 3 से 4 घंटे तक पेट में ही रहता है, पेरिटोनियल लेयर के अंदर ही रहता है, कैविटी में ही रहता है, और 3 से 4 घंटे में ये क्या करता है जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या करता है ये सोख लेता है, ठीक है। सोखने के बाद में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, इसके साथ में एक कैथेटर लगा हुआ रहता है। तो पहले तो 3 से 4 घंटे को इस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद में जब ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट पृथक हो जाता है तब यहाँ पे एक को ट्यूब लगाई जाती है जहाँ पे जिससे अटैच रहता है बैग। तो इस बैग के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है और बॉडी के अंदर क्या रह जाता है, फ़िल्टर हुआ ब्लड बॉडी के अंदर रह जाता है। अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की एडवांटेज की। ये हीमोडायलिसिस की तुलना में सस्ता होता है और ये इजीली अवेलेबल रहता है। इसके अंदर कोई डाइट का कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं रहता, इसमें आप हर डाइट को खा सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है सस्ता प्रोसीजर है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। ये जो पेरिटोनियल लेयर होती है, ठीक है, पेरिटोनियल लेयर के अंदर जब आपने कैथेटर को इंसर्ट किया है, ठीक है, आप उसमें से क्या करो मेम्ब्रेन से जितना भी इस बैग्स के थ्रू
मेम्ब्रेन फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल रहे हो, फिर उससे बाहर निकाल रहे हो, तो इससे पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस अगर पेरिटोनियल लेयर के अंदर या कैविटी के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। सेकंड है, अगर ये यहाँ से कैथेटर कहीं से कट गया या फिर कहीं होल हो गया, तो वो कैथेटर या फिर कैथेटर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन इसका यह रहता है कि पर्सन को बार बार जब आप प्रेशर के साथ में मेम्ब्रेन को 3 से 4 घंटे फ्लूइड को डालते हो, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालते हो 3 से 4 घंटे, वो वहाँ पे रहता है। जब वो प्रेशर के साथ वापस इस बैग के अंदर आता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आता है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसके कारण पेशेंट को इंग्वाइनल हर्निया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये तो हुई इसके प्रोसीजर के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।